हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि है विविध। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 विविध करने वाले हैं, जो कि प्राचीन भारत पर है। ठीक है, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। देखिए, वह विदेशी यात्री का नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो है वह भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो वह कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी वह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, बाकी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये तीनों जगह जो है, ये तीनों जगह विद्या अध्ययन के केंद्र थे। ठीक है, लेकिन जो कौशाम्बी है वह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। शून्य का खोज किसने की। देखिए, जो शून्य है, शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज किसके द्वारा किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 है और एक के संस्कृति के बारे में बात किया गया है, जैसे कि महापाषाण संस्कृति। ये संस्कृति जो है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई। तो महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो महापाषाण काल में जो महापाषाण संस्कृति है वह हमें उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां। ठीक है, किस काल को महापाषाण काल के किस काल को यहाँ पर दिखाती है, जब बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों का प्रयोग किया जाता था महापाषाण काल में। उसी समय को यहाँ पर महापाषाण संस्कृति दिखाती है। तो महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत होता यह था कि बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां बनाई जाती थी, कब्र बनाई जाती थी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 5 देखेंगे। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यानी कि वह कौन सा पुस्तक है जिसको भारत की 15 भाषा में और विदेश के 40 भाषाओं में अध्ययन किया, मतलब अनुवाद किया गया है। तो यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र को भारत की 15 भाषा और विदेश के 40 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, अनुवाद किया गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो ये न्यूमिस्मेटिक्स जो है वह है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो है वह न्यूमिस्मेटिक्स है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। हितोपदेश के लेखक हैं। देखिए, जो हितोपदेश है, हितोपदेश इसके लेखक जो है वह नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। देखिए, जो नाट्य शास्त्र है उसके रचनाकार का नाम है, उस नाट्य शास्त्र की रचना जो किए थे वो भरत मुनि किए थे। ठीक है, तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है, रचित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है और उम्मीद है आपको इसका आंसर मालूम होगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, विक्रम संवत कब शुरू हुआ, 58 ईसा पूर्व में। अब प्रश्न संख्या 10 है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट जो है वह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। चलिए प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। देखिए, पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनका मनोरंजन का जो साधन था वह था शिकार करना। यानी कि जब उन्हें मनोरंजन करना होता था तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, शिकार करना था। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको चाक्लोथिक एज कहा जाता है। चाक्लोथिक एज जो है वह ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। चाक्लोथिक एज किसको कहा जाता है,
ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, स्वप्नवासवादता। स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवादता के जो लेखक हैं वह भास है। भास के द्वारा लिखा गया है स्वप्नवासवादता। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। यहाँ पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या हमारे सामने है 15, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है। तो वह स्रोत है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो से हमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। यानी कि यह जो स्रोत है मिलिंद पन्हो, ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है? मौन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 यहां पर देखेंगे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। देखिए जो आधुनिक मानव है उसका हाल का जो पूर्वज है यानी कि तुरंत का जो पूर्वज है वह क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ठीक है, तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव मनुष्य को कहा जाता है। क्रो-मैग्नन मनुष्य को मानव का हाल का पूर्वज कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम, ठीक है, ये दो जगहों का नाम याद रखिएगा, भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो अरिकमेडु है, अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से हमें भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो वह कौन सा पुरास्थल था जिसकी खुदाई से भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी मिलता है? तो वह है अरिकमेडु, और यह संबंध था ईसा की प्रारंभिक सदियों के। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। यहाँ पर है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। यानी कि जो अभी हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं उसका प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो उसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है? आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसी का वो पुराना वर्जन है। ठीक है, पुराना रूप है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यहाँ पर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ का प्रयोग किया था। ठीक है, गेहूं और जौ जो है मानव द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, एक तरफ राजा दिया गया है और दूसरी तरफ उनके दरबारी कवि या उस काल के महान कवियों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन और हर्ष। देखिए हरिसेन जो थे, ठीक है, हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन कहाँ के दरबारी के, किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हर्ष जो थे, राजा हर्ष के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जबकि राजा जो हर्ष था उसका दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। बाकी आप इन्हें भी याद रखिएगा। साथ ही साथ रवि कीर्ति जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय। और भवभूति जो थे वह कन्नौज के यशोवर्मन वंश के दरबारी कवि थे। वहीं पर दंडी जो थे वह नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि थे। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखेंगे कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो अगर काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना की हम बात करें तो ये हमें रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन के जो अभिलेख हैं उससे हमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना यानी कि पुराना नमूना मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 22 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोंडुके, ठीक है, पोंडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी यानी कि लाल सागर के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह पोंडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो वह बंदरगाह था अरिकामेडो। अरिकामेडो जो था वह पोंडुके नाम से यहाँ पर एक अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। ठीक है, तो इस बंदरगाह का नाम था अरिकामेडो। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 22 के बाद यहाँ पर 23 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि ताम्रसम
या ताम्र पाषाण काल, ठीक है, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे। ठीक है, मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ये ताम्रपाषाण के लोग जो थे, महाराष्ट्र के लोग, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे वह मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाया करते थे और उन्हें दफनाने का जो तरीका था वह था उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उनको दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण की ओर रहकर उसको दफनाया जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखेंगे कि भीम वेदिका किस लिए प्रसिद्ध है। जो भीम वेदिका है वह क्यों प्रसिद्ध है, तो भीम वेदिका का प्रसिद्ध होने का पीछे का कारण है गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, तो भीम वेदिका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखिए। प्रश्न संख्या 25 है कि सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ यहाँ पर मंदिर के नाम दिए गए, मंदिर के स्थान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। जैसे कि रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है। देखिए जो रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ए को हम 2 के साथ मिला लेंगे। द्वारिका, द्वारिका कहाँ पर है, द्वारिका जो है गुजरात में है। तो बी को हम लोग 3 से मिला लेंगे। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पर है, तो सारनाथ जो है वह उत्तर प्रदेश में है। तो सी को हम लोग 1 से मिला लेंगे। उसके बाद महाकाल मंदिर कहाँ पर है, तो महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। डी को हम लोग 4 से मिला लेंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो रामेश्वरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में। और जो सारनाथ है वह उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26 यहां पर है। प्रश्न संख्या 26 कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था। तो अगर बात करें कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह था हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था वह भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। नवीनतम के बात करें कि निम्न में से कौन नवीनतम समझा जाता है, तो वह है क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। प्रश्न संख्या 28 हमारे सामने है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो सही अर्थों में जो ये पदवी है यह हेरोडोटस से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है या तक्षशिला जो है वह सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित था। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित था, सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला स्थित था। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो वह अंग्रेज था चार्ल्स विल्किंसन, जिसने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। चार्ल्स विल्किंसन जो थे वह पहले अंग्रेज हुए जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। यानी कि इन सभी अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख है जो एक प्राचीनतम शाही आदेश है जिसमें लिखा गया है कि जो खदान है उनको सुरक्षित रखना है। क्यों, क्योंकि देश में अगर संकट काल आता है तो उसका प्रयोग किया जाए। तो वह अभिलेख है सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र एक प्राचीनतम शाही आदेश था जिसमें यह लिखा गया था कि खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो यह सोहगौरा ताम्रपत्र में था। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो भारत में जो आने का सही कालानुक्रम है उसको हमें देखना है, यानी कि कौन सबसे पहले आया। तो भारत में सबसे पहले नगर संस्कृति आई। ठीक है, तो नगर संस्कृति कब आई, सबसे पहले आई, तो इसको पहले स्थान पर रखेंगे। दूसरा यहाँ पर जो आया भारत में लोहे का हल आया, तो दूसरे नंबर पर लोहे का हल आया। सबसे पहले नगर संस्कृति भारत में आई, दूसरे स्थान पर लोहे का हल यानी कि लोहे का हल का प्रयोग आया। तीसरे स्थान पर आहत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के आए। ठीक है, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के जो है तीसरे स्थान पर आए। उसके बाद सबसे लास्ट में सोने के सिक्के आए चौथे स्थान पर। तो इस तरह से आप इनका आने का क्रम याद रख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से
कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो वह कौन सी लिपि है जिसको दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है और ये प्राचीन भारत की लिपि है। तो प्राचीन भारत की वह लिपि जिसको दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है वह लिपि है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था वह था मणिग्राम। मणिग्राम क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग यहाँ पर 35 देखेंगे। अब 35 जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। देखिए अगर यहाँ पर शक सावंत है और विक्रम सावंत में इसको बदलना होगा तो क्या होगा, मतलब वर्ष कितना वर्ष होगा। ठीक है, तो यही हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ और शक संवत कब शुरू हुआ, इन दोनों डेट को हमें ध्यान में रखना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें डेट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि विक्रम संवत जो है, ठीक है, शक संवत जो है वह 78 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है, शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू होता है और विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में शुरू होता है। 58 ईसा पूर्व में यहाँ पर शुरू होता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर हमें 136 साल का गैप मिलेगा। ठीक है, 136 साल यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए जो अंकित है वो कितना है, 465 और 465 और 136, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेट निकलेगा वह निकलेगा विक्रम संवत में। ठीक है, विक्रम संवत में तो ये डेट निकलेगा कितना, 601। ठीक है, ये डेट निकलेगा 601, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 600। ठीक है, विक्रम संवत में ये कितना डेट हो जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 36। यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक तरफ जो है वंश का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जो कि इन वंशों से संबंधित है, यानी कि इन वंशों ने उस स्थान पर कुछ बेहतर काम किए थे या मंदिर या फिर कुछ विकास वहां पर किए थे जिसका उन्हें मतलब उनका वहां पर योगदान था। तो जैसे गुप्त वंश की बात करें हम, ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या 36 देख रहे हैं। तो गुप्त वंश की बात करें तो इनका जो देवगढ़ है इससे संबंधित है, रिलेट है, संबंध है देवगढ़ से। उसके बाद जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश का जो संबंध है वह खजुराहो से है। और चालुक्य जो है, चालुक्य, इनका जो संबंध है वह बादामी से है। और पल्लव का संबंध पनमैले से है। ठीक है, पनमैले से है। तो इस तरह से आप इनका संबंध याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश का संबंध देवगढ़ से है, चंदेल वंश का जो संबंध है वह खजुराहो से है और चालुक्य वंश का जो संबंध है वह बादामी से है। ठीक है, चालुक्य वंश का संबंध बादामी से है और पल्लव वंश का जो संबंध है पनमैले से है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। ठीक है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है, यानी कि उनका राजधानी बताया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 37 देख रहे हैं। ठीक है, जो चेर है, ठीक है, चेर वंश की राजधानी कहाँ है, करयूर या वाजी। करयूर या वाजी जो है वह चेर वंश की राजधानी है। दूसरा है चोल वंश। चोल वंश की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम या उरयूर। ये जो है चोल वंश की राजधानी है, पुहर, कावेरी पट्टनम एवं उरयूर। चलिए पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर है, कोकई एवं मदुरई। कोकई एवं मदुरई जो है पांड्य वंश की राजधानी है। ये राजधानियों को आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। देखिए मुद्रा राक्षस लेखक का जो है पुस्तक है उसके जो लेखक हैं उनका नाम विशाख दत्त है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक का नाम विशाख दत्त है। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में
बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक सी है? तो यहाँ पर बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो यहाँ पर जो कर्मवाद का सिद्धांत है वह तीनों धर्मों में एक जैसा है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों में ये जो कर्मवाद का सिद्धांत है एक जैसी है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, यानी कि बिहार जो है कौन कौन से धर्मों का केंद्र है? तो यहाँ पर जितने भी धर्म है उन सभी का लिए ये महान धार्मिक केंद्र, जैसे सिखों का धार्मिक केंद्र भी महान धार्मिक केंद्र बिहार ही है, बौद्धों के लिए भी बिहार है, जैनों के लिए भी बिहार है। तो इन सभी के लिए जो महान धार्मिक केंद्र है वह बिहार है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 40 के बाद 41 देखेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ यहाँ पर दिया गया है धर्म और दूसरे तरफ उससे संबंधित उससे रिलेटेड ग्रंथ, जैसे कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता को माना जाता है, तो ये तो सही है। ठीक है, एक क्या है सही सुमेलित है, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गीता ये सही है। मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह कुरान है, ये भी यहाँ पर सही है। मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, ये भी सही है। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वह धम्मपद है, यह भी यहाँ पर सही सुमेलित है। लेकिन जो जैन धर्म है, ठीक है, जो जैन धर्म है और जैन धर्म का बाइबल नहीं है, बाइबल जो है वह ईसाई धर्म से संबंधित है। बाइबल जो है ईसाई धर्म का यहाँ पर क्या है पवित्र ग्रंथ है ईसाई धर्म के लिए। ठीक है, लेकिन जो जैन धर्म है इसके लिए जो पवित्र ग्रंथ है वह आगम है। ठीक है, आगम। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम है। तो यहाँ पर देखिए सब कौन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। जैसे कि मालविकाग्नि मित्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और सौंदरानंद जो है वह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो कर्पूर मंजरी है, ठीक है, कर्पूर मंजरी, ठीक है, ये कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर इसके लेखक है कर्पूर मंजरी के। और हर्ष जो है वह 3 पुस्तक लिखे हैं, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो यहाँ पर हर्ष का जो रचना है वह नागनंद, ठीक है, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। अगर मानव के बारे में बात करें तो मानव के द्वारा जो सबसे पहला प्रयोग किया गया जो धातु था वह था तांबा। तांबा यहाँ पर सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 44 थोड़ा सा लंबा है। देखिए प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है आपको यही बताना है। तो प्रश्न संख्या हम लोग कितना देख रहे हैं? 44 देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कि प्रथम शती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। यहाँ पर है कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है, नहीं ये गलत है। आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण यहाँ पर नहीं हुआ था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, नहीं ये गलत कथन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि 5वीं सदी ईस्वी के कोण के ज्या यानी कि साइन का सिद्धांत ज्ञात था। हाँ ये सही है। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 ये हमारा सही है। ठीक है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, लेकिन जो 2 है ये गलत है। तीसरी सदी के आरंभ
में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 45 देख रहे हैं। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो ये एक गणतांत्रिक जनजाति थे। ठीक है, एक गणतांत्रिक जनजाति थे। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हिस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो भवभूति, हस्तिमल तथा छामेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये इनके प्रसिद्ध होने का पीछे का कारण था, ये नाटककार थे। ये जो तीनों थे, भवभूति, हस्तिमल तथा छामेश्वर, ये क्या थे? तीनों नाटककार थे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लुसेंट का वन लाइनर का जो बुक है उसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको उससे रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और अब जियोग्राफी और पॉलिटी की वीडियोज लगातार अपडेट की जा रही है। और अगला जो हमारी वीडियो आएगी इस सीरीज में वो चैप्टर नंबर 12 होगी, जो कि पूर्व मध्यकाल के ऊपर होगी। पूर्व मध्यकाल जो है 650 से 1206 ईस्वी के बीच चला था और पूर्व मध्यकाल में हम लोग उत्तर भारत में राजपूत काल को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजपूत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।